तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हुआ था abnormal यूट्राइन ब्लीडिंग का, और हम इसमें बात कर रहे थे कि आपके पास डिफरेंट मतलब के सिनेरियोज के साथ आपके पास मतलब पेशेंट जो है ना प्रेजेंट करते हैं। मतलब हमने सबसे पहले देखा था कि अगर एक फीमेल है, वो आपके पास आ जाती है अक्यूट हैवी ब्लीडिंग के साथ, तो आप हिस्ट्री में जनाब अली आप उसका बेड का मतलब कि पूछे कि आपके मतलब के अगर वन वन आवर में जनाब अली एक मतलब कि सॉरी आप पैड का पूछते हैं, किसका पैड का पूछते हैं, हिस्ट्री में आप पैड का पूछते हैं। अगर वो फीमेल कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे 1 घंटे के अंदर एक पैड मतलब यूज करना पड़ता है, तो उसी टाइम आप लोग किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, जस्ट आप ये सोचेंगे कि इस बंदी को क्या हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है जी। फिर आप उस बंदी को क्या करेंगे, हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप जनाब हीमोडायनामिकली उसको स्टेबल करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद साथ में देखें ब्लड क्लॉटिंग की बहुत ज्यादा मतलब कि सीरियसली डॉक्टर साहब जो ब्लड वो मतलब उसमें क्लॉट्स बहुत ज्यादा बने। अगर जनाब इफ माइल्ड ब्लीडिंग, अगर माइल्ड ब्लीडिंग है तो फीमेल आपके साथ प्रेजेंट करेगी माइल्ड टैकीकार्डिया के साथ, ऑर्थोपेडिक ऑर्थोस्टैटिक जनाब हाइपोटेंशन के साथ है। तो ये बैठे बताए मतलब उसको एक तरह के सिनकोपी होगी। ये बात आप लोगों को मैंने की। इफ सीवियर ब्लीडिंग है तो उसमें क्या होगी आपके पास मतलब के सीवियर टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगी। ठीक है। बीपी आपके पास मतलब डिक्रीज करेगा। देन इस सिचुएशन में जनाब अली आप क्या ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो आंसर पहले आप लोग पहले उसको स्टेबल करेंगे। स्टेबल कैसे करेंगे, आप लोग फ्लूइड वगैरह जाते हैं उसका, अगर आपको पता है कि ब्लड की जनाब जरूरत है तो आप उसको भी ब्लड भी ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है। तो ट्रीटमेंट आप लोग क्या करते हैं, आप जल्दी से जनाब टू लार्ज अब और आईवी यूज करते हैं। ठीक है। उससे आप आईवी फ्लूइड देते हैं, रिंगल लैक्टेट वगैरह, और क्रॉस मैचिंग का साइड बाय साइड कर लेते हैं। ठीक होगा जी। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, कब करते हैं, मैंने आपको लोगों को ये सारी की सारी बात बताई हुई है। इंडिकेशन क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, मैंने बताया था कि यंग फीमेल जनाब इसमें एचबी अगर लेस देन 7 mg पर डेसीलीटर तो वो भी आपके पास एक इंडिकेशन। अगर आपके पास जनाब इसमें ओल्ड एज फीमेल है, वुमेन है, तो अगर उसकी आप एचबी चेक करते हैं तो लेस देन 9 mg, तो आप उसमें वो भी एक इंडिकेशन है। फिर आईवी एस्ट्रोजन मतलब कि यूज करते हैं, क्योंकि आईवी एस्ट्रोजन आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है स्टॉप करता है किसी को ब्लीडिंग को, ये भी आप लोगों को मैंने बात बताई हुई है। ठीक होगा जी। तो इस तरह आप स्टेबलाइज कर लेते हैं। आप टिपिकली स्टॉप करते हैं ब्लीडिंग को विद इन 1 आवर। ठीक है। ये पता है जो आईवी एस्ट्रोजन है ये आपके पास मतलब स्टेबलाइज करते हैं, टिपिकली स्टॉप करती है ब्लीडिंग को विद इन 1 आवर। फिर आप लोगों को मैंने एक नोट लिखवाया था छोटा सा कि इफ एस्ट्रोजन इज कंट्राइंडिकेटेड, अगर तो एस्ट्रोजन आपके पास कंट्राइंडिकेटेड, देन आप लोग क्या कहते हैं, कैन गिव हाई डोज प्रोजेस्टेरोन थेरेपी अलोन, ये सिंगल आप लोग दे सकते हैं। तो इफ ब्लीडिंग स्टॉप विद इन 1 आवर, अगर तो 1 घंटे के अंदर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो देन उसको जनाब ओसीपी मतलब का आप देते हैं। ओसीपी आप लोगों को पता है कि कॉम्बिनेशन है टू हार्मोन्स का, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का। लेकिन इफ ब्लीडिंग इज नॉट कंट्रोल्ड विद इन 12 to 24 आवर्स, देन डायलेशन एंड क्यूरिटाज इज क्यूरिटाज मतलब डीएनसी आपके पास एक ऑफन इंडिकेटेड है। इसमें आप सर्विक्स को डायलेट करते हैं और क्यूरिटाज करते हैं, एंडोमेट्रियम को जनाब रिमूव करते हैं। ठीक होगा जी। अगर नहीं होता तो आप लोग फिर क्या करते हैं, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं। वो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि आप लोग जनाब कोई क्या कहते हैं ब्लॉक कर देते हैं आर्टरी वेसल को। अगर फिर भी नहीं होता तो हिस्टेक्टमी करते हैं। ठीक है। तो ये बातें तो आप लोगों ने यहाँ तक कर ली हुई थी। मतलब क्या कि आप लोगों ने उसके बाद ये बातें आपने कर ली थी, यहाँ से हमने रीड आउट भी कर लिया था ये जो अक्यूट हैवी ब्लीडिंग। फिर ओवुलेटरी ब्लीडिंग की बात मैंने की थी। ओवुलेटरी ब्लीडिंग को आप मेनोरेल्जिया भी कह रहे थे। ठीक है। अब ओवुलेटरी ब्लीडिंग में मेनोरेल्जिया की आप लोगों ने बात कर ली थी। इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इसमें आप लोगों ने क्या किया था, इसके अंदर क्या होता था कि मेंसेस इरेगुलर एंड हैवी मेंसेस आपके पास आती हैं। ठीक है। या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जनाबेली आपके पास आते हैं। इसमें क्या था कि इफ पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल, अगर वो पेशेंट स्टेबल है तो गिव जनाब अली ओसीपीज ओरल, आपको लोगों या ओरली दे लें या इंजेक्टेबल मतलब प्रोजेस्टिन दे सकते हैं। इंसर्ट करते थे आप प्रोजेस्टिन आईयूडी के साथ, ये भी मैंने बात। और ट्रांस एक्सामिक एसिड कैन गिव फॉर 5 days ड्यूरिंग द मेंसेस, ये भी बात मैंने बताई थी। और ये कुछ ट्रांस एक्सामिक एसिड जो है ना, ये कंट्राइंडिकेशन है इन जनाब अली जिन लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस या हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रोक है उनमें। फिर आपने कहा कि इनको एनसीड वगैरह भी आप लोग यूज करें, क्योंकि एनसीड की वजह से आपके पास ब्लड का लॉस वो डिक्रीज हो जाता है। ये भी बात आप लोगों ने कर ली थी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारा ओवुलेटिव। फिर बात आपके पास आ जाती है जी एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग। तो हेडिंग दे दें, हेडिंग दे दें एन, नंबर 3 पे हेडिंग दें एन ओवुलेटरी, एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग। अब एन ओवुलेटिंग ब्लीडिंग का मतलब ये है कि इसमें ओवुलेशन तो नहीं हुई, जो कि आपके पास है ऑन द डे ऑफ 14 आपके पास जनाबेली ओवुलेशन होती है, एग रिलीज होता है, वो तो नहीं। तो इसमें क्या होता है कि वो ब्लीडिंग जिसमें फीमेल को साइकिल जो है ना इरेगुलर
और मतलब कि ओवेरियन जो है ना डिसफंक्शन है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो देन इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट आप लोग रूल आउट करते हैं। इसमें आपने सबसे पहले तो रूल आउट करना होता है कि बाय गिविंग प्रोजेस्टिन जनाब अली फॉर द 7 to 10 days, देन प्रोजेस्टिन विड्रॉल आप लोगों ने करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लिख लें, फर्स्ट रूल आउट, फर्स्ट रूल आउट, फर्स्ट रूल आउट करें बाय गिवन, बाय गिवन प्रोजेस्टिन, बाय गिवन प्रोजेस्टिन फॉर, आप लोगों की बुक ने लिखा होगा इसको जनाब अली फॉर प्रोजेस्टिन फॉर द 10 days टू स्टिमुलेट द विड्रॉल ब्लीडिंग, ठीक है। इन्होंने ये लाइन लिखी है, तो आप लोग लिख लें फर्स्ट रूल आउट बाय गिविंग प्रोजेस्टिन फॉर 7 to 10 days, 7 to 10 days आप लोगों ने ये देना है। देन याद रखिएगा, देन अब यहाँ पे लिखें कि 10 days टू स्टिमुलेट विड्रॉल ब्लीडिंग, देन लिखें प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल, देन प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल, ठीक है। आप इसको क्या कर लें, विड्रॉल कर लें, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। अब आते हैं आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ये लाइन भी आप लोग सिंपल लिख सकते हैं कि प्रोजेस्टिन फॉर द 10 days डेज टू स्टिमुलेट विड्रॉल ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, दो चीजें आप लोगों ने देखनी होती हैं, रूल आउट करनी होती है। मैंने आप लोगों को बताया था, या तो इसको देने के बाद, देखिए जब आप विड्रॉल कर लेंगे प्रोजेस्टिन को जो आपने मतलब कि दिया था फॉर द 7 to 10 days, या तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, तो या ब्लीडिंग आपके पास नहीं होगी, या ब्लीडिंग आपके पास होगी। तो नो ब्लीडिंग लिख लें, या तो फिर आपके पास दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, नो ब्लीडिंग या फिर यस ब्लीडिंग, यस ब्लीडिंग, या फिर आपके पास ये दोनों मतलब की चीजें हो सकती हैं, ठीक होगा जी। अब होता क्या है, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होना है आपके पास है। अगर तो ब्लीडिंग होती है तो फिर जनाब अली डायग्नोस क्या होगा, इफ ब्लीडिंग, इफ स्टिल bleeding, if still bleeding after after given progestin, after given progestin, तो जनाब अली क्या होगा, डायग्नोस, देन लिख लें प्लीज, देन डायग्नोस विल जनाब अली आपके पास एन ओवुलेटरी होगा, ठीक है। एन ओवुलेटरी, एन ओवुलेटरी जनाब अली आपके पास क्या होगी, एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग होगी, ठीक होगा जी, एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग। तो ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है ना, फिर बात आ जाती है एमसीक्यूज के रिगार्डिंग, थोड़ा सा इसके ट्रीटमेंट की भी बात करनी है। मैंने बात क्या किया, फिर पहले सुनने, एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट आपने रूल आउट करना है बाय गिविंग प्रोजेस्टेरोन के, क्या ये अगर तो जनाबे वाली ब्लीडिंग होती है बाय गिविंग प्रोजेस्टिन, तो आपके पास क्या है कि वो आपके पास एन ओवुलेटरी ब्लीडिंग, अगर नहीं होती तो फिर आपके पास जनाबे वाली डिफरेंट डायग्नोज आपके पास आता है, ठीक है जी। अब देखिए ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट क्या है कि कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आपके पास, COCP। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब क्या कि इसमें आप प्रोजेस्टिन आईयूडी देते हैं, ठीक होगा जी, प्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टिन बाय आई इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो ये भी आप लोगों के पास यहाँ से क्लियर होना चाहिए। देखें जी, छोटी सी बात है कि इसमें हमारे पास क्या है कि गोल इज कन्वर्ट प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम टू सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम, डिक्रीज द रिस्क फॉर एंडोमेट्रियल, ये बाद में भी मैं करवाने लगा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर तक आपको मैं करवाऊंगा डब में, ये लाइन आपके पास डब में होगी। फिर क्या है जी, प्रोजेस्टिन फॉर द 10 days टू स्टिमुलेट विथड्रॉल ब्लीडिंग, कंबाइन हार्मोनल कंट्रासेप्शन और प्रोजेस्टिन आईयूडी आप लोग इसमें मतलब के करते हैं, ठीक। उसके बाद है जी, इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल, अगर तो मेडिकल मैनेजमेंट आप लोगों ने की और फिर भी मतलब कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, सिनेरियो लिख लें जी नंबर थर्ड पे, नंबर थर्ड पे आप लोग सिनेरियो लिखें, इफ मेडिकल, इफ मेडिकल मैनेजमेंट, इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल, अगर मेडिकल मैनेजमेंट जनाब अली ये फेल हो जाती है, तो फिर आपके पास जो सिनेरियो वो क्या होगा। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोग करते हैं यहाँ पे DNC, डायलेशन एंड क्यूरिटाज करते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, स्ट्रेक्टमी, क्या करते हैं, स्ट्रेक्टमी। तो ये आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए,
सॉरी हिस्ट्रोस्कोपी, क्या करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। अब ये जो हिस्ट्रोस्कोपी है बेसिकली अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि हिस्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफाई, ये आपके पास क्या करती है, इडेंटिफाई, ये आपके पास आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफाई जनाब अली पोलप्स, आइडेंटिफाई किसको करती है, पोलप्स को। या फिर आपके पास जनाब अली क्या करती है, परफॉर्म, लिख लें प्लीज, परफॉर्म, परफॉर्म डायरेक्टेड यूट्राइन बायोप्सी। या फिर आप लोग क्या करते हैं, इसमें लिख लें आइडेंटिफाई पोलिप्स। तो आप इसमें क्या करते हैं जी, मेडिकल ट्रीटमेंट दिखा दें जी। मेडिकल ट्रीटमेंट में देखें जी, मेडिकल ट्रीटमेंट में यही है ना, एनोवुलेटरी ब्लीडिंग आप लोगों को बताइए, फर्स्ट रूल आउट करते हैं बाय गिविंग प्रोजेस्टेरोन फॉर द 10 to, अगर तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तो फिर आपके पास क्या है, एनोवुलेटरी डायग्नोस है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कंबाइंड ओरल ओरल हार्मोनल थेरेपी कर सकते हैं, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्टेरोन। ये एमसीक्यूज आता होता है, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल, डीएनसी करेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे। हिस्ट्रोस्कोपी जनरली क्या है, आप एक कैमरा डालते हैं, ठीक होगा जी, और आप जनाबेली इसमें आइडेंटिफाई करते हैं यार कोई पोलो वगैरह तो नहीं है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, आप उसको मतलब के देख ले। फिर इसी में आप लोग क्या करते हैं, परफॉर्म, परफॉर्म डायरेक्टेड, डायरेक्टेड यूट्राइन, यूट्राइन बायोप्सी। आप यूट्राइन बायोप्सी कर लेते हैं, ठीक होगा, ये आप लोगों को पता है। फिर अगर ये भी नहीं आप करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, यूट्राइन, लिख लें प्लीज, यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन आप लोग कर लेते हैं। एम्बोलाइजेशन क्या है, मतलब क्या कि यहाँ पे ये आपके पास जनाबेली यूट्रस है, ठीक है, ये फ्लोपिंग ट्रू, ये आपके पास बॉडी ऑफ यूट्रस है। यहाँ पे इसके जो स्पाइरल आर्टरी है, आप इन स्पाइरल आपको जो मेन वेसल जा रही है, आप उस वेसल को ही ब्लॉक कर देते हैं। जब आप इस वेसल को ब्लॉक कर देंगे, ब्लड आगे स्पाइरल आर्टरी में नहीं जाएगा, जब आगे नहीं जाएगा तो यहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक, ये भी आपके पास एक तरह से है। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इफ fibroids are the cause of menorrhagia, if लिख लें, if, ये आपके पास इंडिकेशन है, if fibroids, if fibroids cause are the cause of menorrhagia। तो भाई ये आप लोगों को यहाँ पे इसका पॉइंट जो है ना क्लियर होना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद अगर ये भी, इसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होती तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं एस्ट्रेक्टमी। आप क्या करते हैं जी, एस्ट्रेक्टमी करते हैं। ये भी आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। एस्ट्रेक्टमी देखें, या फिर हिस्टेक्टमी करते हैं, या फिर एंडोमेट्रियल एब्लेशन करते हैं। अब हिस्टेक्टमी की थोड़ी सी बात है, देखिए हिस्टेक्टमी की बेसिकली कुछ है इंडिकेशंस, और आप लोगों को उसकी इंडिकेशन पता होनी चाहिए। इसकी पहले लिख लें इंडिकेशन, कि भाई आप लोग कहाँ कहाँ पे हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी क्या है, रिमूवल ऑफ, हाँ जी, सर्जिकली यूट्रस, ठीक है, आप यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं। तो ये आप लोगों को पता, देखें जी, वुमेन, ऐसी औरतें, वुमेन, वुमेन फॉर होम, लिख लें प्लीज, वुमेन फॉर होम हार्मोनल, हार्मोनल जनाबेली ट्रीटमेंट फेल। ऐसी वुमेन जिनका हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो चुका है, आप उनके अंदर क्या करते हैं कि ये मतलब कि हार्मोनल हार्मोनल आप जनाबेली हिस्टेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वुमेन, ऐसी औरतें, वुमेन हु, लिख लें प्लीज, हु नो लॉन्गर, हु नो लॉन्गर डिजायर, जो डिजायर मतलब के जो फर्टिलिटी नहीं चाहती, जिनको मतलब कि आगे बच्चे, जो ऐसी औरतें भी होती है ना जो कहती है डॉक्टर साहब हमने आगे मजीद बच्चे पैदा नहीं करने, तो आप उनकी भी क्या कर देते हैं, यूट्रस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वो करवा लेती हैं अपने। फिर वुमेन, ऐसी औरतें, लिख लें प्लीज, वुमेन, वुमेन हु, ऐसी औरतें, हैव, हु हैव सिम्टोमेटिक, लिख लें प्लीज, हु हैव सिम्टोमेटिक जनाबे, हु हैव सिम्टोमेटिक अनीमिया, भाई जिनको सिम्टोमेटिक अनीमिया है। या फिर आप लिख लें हु, लिख लें हु एक्सपीरियंस, ऐसी औरतें जिनको जनाबे हु एक्सपीरियंस आर डिसरप्शन, हु एक्सपीरियंस आर डिसरप्शन इन देयर, हाँ जी, इन देयर जनाबे अली, इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब मैं ये बात आपको बताता हूँ कि ये हॉस्पिटल में ये औरतें मतलब क्या कहती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक, फ्रॉम persistent, from persistent,
अब ये जो औरतें हैं ये आपके पास आती हैं और अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग इनको होती है साथ में, ठीक है, विद अनशेड्यूल लिख लें, अनशेड्यूल जनाबेली ब्लीडिंग। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं आप लोगों को ये पॉइंट बताने लगा हूँ। ये वो औरतें हैं कि जो जनाबेली आपने एक लफ्ज सुना होगा, वो औरतें आती हैं कि डॉक्टर साहब मैनू ना भार पैंदा है, ठीक है, इस तरह वो मतलब के कहते हैं। अब वजन का बढ़ना क्या है कि ये एक तो मोटापे वाली औरतों में ज्यादा होता है, ठीक है, और तकरीबन ये 30 40 50 इसी एज में आपको मतलब कि एक कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे वजन बढ़ता है, और साइड बाय साइड कहती है कि ब्लीडिंग भी होती है उसके। जब ये बात आप सुनते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक तरह के मैथ्स मतलब कि आप एग्जामिन करते हैं, फिजिकली एग्जामिन मतलब करती हैं, जो कि फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो आप जब ये चीज़ें देखते हैं और हिस्ट्री लेते हैं, मज़ीद आप मतलब ट्रीटमेंट आप ये भी पूछते हैं कि आपने पहले कोई ट्रीटमेंट वगैरह तो नहीं करवाया हुआ? फिर अगर आप लोगों को पता है कि यार हार्मोनल ट्रीटमेंट भी फेल हो चुका है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को फिर ठीक करने के लिए, जो कि परसिस्टेंटली मसला चल रहा होता है, आप वहाँ पे क्या कर देते हैं, हिस्टेक्टमी कर देते हैं, आप यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं। इससे ब्लीडिंग के चांसेस जो है ना वो मतलब कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। एक एमसीक्यू लिख लें प्लीज़, यहाँ पे एक एमसीक्यू लिखें कि बेस्ट इनिशियल, लिखें प्लीज, इनिशियल बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ abnormal uterine of abnormal uterine genitally bleeding. Normal uterine bleeding consist genitally consist of acid consist of acid to decrease। देखें, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कंसिस्ट ऑफ डैश, ये आपके पास क्या है, वो एनसिड है, ठीक है। आप लोगों ने अभी बात की कि एनसिड से क्या होता है कि जनाबेली ब्लीडिंग, एनसिड की वजह से क्या होता है, डिक्रीज ब्लड लॉस। जो ब्लड का लॉस है वो आपके पास डिक्रीज हो जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर एक और एमसीक्यू बुक ने लिखा हुआ है बड़ा जबरदस्त करके, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्शन, ये कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्शन एंड प्रोजेस्टेरोन containing IUD are highly are highly effective generally treatment option for dash। मतलब क्या कि कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्शन एंड प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग आईयूडी और हाईली इफेक्टिव, ये किसके लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, तो वो है जी आपके पास मेनोरल्जिया। और मेनोरल्जिया आपके पास एक किस्म की टाइप है किसकी, आपके पास जनाब डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की, अभी आप लोग थोड़ी देर तक बात करेंगे। और ये अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इसमें भी होती है, तो ये आप लोग लिख लें कि मेनोरल्जिया। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। ये की फैक्ट में जो सीके 2 है आपके पास क्लिनिकल साइंस में, उसके अंदर एमसीक्यूज की फैक्ट में लिखे हुए हैं, और आप लोगों ने साइड बाय साइड करने और कोशिश करें कि प्लान से भी साइड बाय साइड करते रहे, ठीक होगा जी। तो ये था जी ट्रीटमेंट, बाकी यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। देखें, वो कहता है जी, इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल, डीएनसी करें, हिस्ट्रोस्कोपी करें, आइडेंटिफाई टू एंडोमेट्रियल पुल्स। आप यहाँ पे ये बात लिख लें कि आइडेंटिफाई एंडोमेट्रियल पुल्स, एंडोमेट्रियल, ये मतलब कि मासिस से बने होते हैं। एंडोमेट्रियस जब नॉन कैंसर एक तरह के जो है ना मासिस होते हैं, ठीक है। पोलस टू परफॉर्म डायरेक्ट या फिर बायोप्सी कर ले, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फिब्रिनाइट आर द कॉज ऑफ द मेनोरेल्जिया। हेस्टेक्टमी बेसिकली क्या है कि हेस्टेक्टमी में जनाब अली ऐसी वुमेन फॉर इनकी इंडिकेशन ऐसी औरतें जिनमें हार्मोनल ट्रीटमेंट जो फेल हो जाए, ऐसी वुमेन जिनमें लॉन्गर डिजायर फर्टिलिटी मतलब के ना हो, जो बच्चे पैदा नहीं करें, ऐसी वुमेन जो कि सिम्टोमेटिक जनाब अली एनीमिया और या फिर एक्सपीरियंस ऐसा उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम द परसिस्टेंट अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग हो, ये आप लोगों ने बात करनी है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ abnormal uterine bleeding और द अनीमिया, इसमें अनीमिया होता है। ऐसी वुमेन देखें, अगर किसी बंदी
बॉडी को abnormal uterine bleeding होती रहती है जनाब एच बी डिक्रीज एच बी इज कॉल्ड अनीमिया। अनीमिया होगा तो आपको सप्लाई नहीं मिलेगी इस यूट्रस को, तो यूट्रस फिर जब उसको मतलब आगे बच्चे भी नहीं पैदा करने या फिर आगे उसको जरूरत है, आप उसकी हिस्ट्री ले लें। हिस्ट्री लेने के बाद आपसे पूछें कि हाँ बीबी आपने अगर बच्चे वगैरह नहीं पैदा करने तो आप के बजाय इसके मजीद इसको भी ब्लड सप्लाई जाए, क्योंकि वहाँ पे भी मसला है, वहाँ पे भी आपके पास आप इसी को रिमूव कर देते हैं। एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया और कार्सिनोमा वगैरह से आप मतलब के प्रिवेंट। अब बात आ जाती है जी एंडोमेट्रियल एब्लेशन। एंडोमेट्रियल एब्लेशन अप्रोप्रिएट फॉर फॉलोइंग। एंडोमेट्रियल एब्लेशन भी अब आपके पास एक प्रोसीजर है। इसमें आप क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल एब्लेशन में जनाब अगर एंडोमेट्रियम टिश्यू अब नॉर्मली आपके पास है तो वहां पे एंडोमेट्रियल एब्लेशन आप एक इंडिकेशन है। इसमें आप क्या करते हैं कि एक तरह से ना इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं आप लोगों को अच्छा एक और आपके पास जो प्रोसीजर है वो लिखें एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल जनाबेली अब्लेशन। एंडोमेट्रियल अब्लेशन ये एक सर्जिकल जनाबेली प्रोसीजर है। आप बजाय इसके कि एक लॉन्ग टाइम के लिए जनाबेली फीमेल औरत को फीमेल पेशेंट को जनाबेली आप क्या करते रहे कि मेडिसिन क्रोनिकली यूज करवाते रहे, आप क्या करते हैं कि आप ये सर्जिकली प्रोसीजर करते हैं। लिख लें इज एन सर्जिकल इज एन सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है और इन विच डिस्ट्रॉय, देखें इन विच डिस्ट्रॉय आप जनाबेली डिस्ट्रॉय करते हैं, इन विच डिस्ट्रॉय द लाइनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियल यूट्रस लेयर यूट्रस लेयर नॉन एज एंडोमेट्रियम। भाई एंडोमेट्रियल जो लेयर है इसके जो लाइनिंग है इसको आप क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारा बेसिकली जो गोल होता है ना एंडोमेट्रियल एब्लेशन में वो ये है कि हम रिड्यूस करते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो को। ठीक होगा जी, तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो में आपके पास स्टॉप हो जाता है इस कंप्लीटली बाद का एंडोमेट्रियल एब्लेशन करने से। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई हमें अनसीजन नहीं देना पड़ता, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। जस्ट आप एक तरह से इंसर्ट करते हैं सिलेंडर टूल को और मतलब कि वजाइना से, वजाइना और सर्विक्स से आप यूट्रस में क्या करते हैं कि देखें ये आपके पास है ना मतलब के फ्लोपियन ट्यूब्यूल, यहाँ पे ये यहाँ पे ये फंडस है और ये आपके पास जनाबेली क्या है, बॉडी ऑफ द यूट्रस है, ये आपके पास सर्विक्स है, ये बर्थ कनाल है। यहाँ से आप क्या करते हैं कि किसी किस्म का कोई इंसिजन नहीं देना, आपने इंसर्ट करना होता है सिलेंडर टूल एक होता है। ठीक है, वो यहाँ से आप मतलब के करते हैं और जब आप इसको टूल को मतलब के इंसर्ट करते हैं वजाइना से तो ये फिर क्या करता है कि आप लोगों को मतलब कंप्रेस करता है इसकी जो वेसल्स हैं। ठीक होगा, इनको मतलब डिस्ट्रॉय करता है। अब ये जो मेथड है इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, हीटेड होता है फ्लूइड और माइक्रो एनर्जी हाई एनर्जी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं और जिसकी वजह से ये आपके पास मतलब के जो लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आपके पास मतलब कि जो ब्लीडिंग हो रही होती है एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जो ब्लड लॉस हो रहा था आप उसको क्या कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। ठीक होगा जी, और ये मोस्टली किया जाता है अनयूजुअली हैवी पीरियड्स में। उसके बाद जनाब ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा टाइम से हो रही है, लॉन्गर टाइम से हो रही है, 8 डेज से, अनीमिया अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव है तो फिर उसमें ठीक है लाइक नेजल टेम्पोनेट, जी बिल्कुल एक तरह से ऐसे ही है। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी कंडीशंस है। अच्छा बेसिकली ना एंडोमेट्रियल एब्लेशन आप लोग एक सेपरेट भी करेंगे, ये एक टॉपिक आपका मेन एक प्रोसीजर है, पता है ये मेन एक प्रोसीजर है। आप ये अगर बाकी तो मैंने सारी चीजें इसमें नहीं लिखवाई, अगर मैं इसी को लिखवाने का हूँ तो ये आपके पास काफी सारा मतलब कि बन जाए। आप सिंपल एक याद रखेंगे ये सर्जिकली प्रोसीजर है। इसमें एक बलून की तरह का मतलब कि सिलेंडर टूल जो आप इंसर्ट करते हैं और उसकी वजह से आप मतलब कि हीटेड कोल्ड जो है ना एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है वो आपके पास क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और ब्लीडिंग आपके पास मेंस्ट्रुएशन फ्लो ब्लड जो लॉस हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है। ये बात बताई है मैंने वेरी शॉर्ट, बाकी अभी अगर इसकी मैं डिटेल में जाऊं तो ये आपके पास प्रोसीजर होता कैसे है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, इसको तैयार कैसे किया जाता है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसकी इंडिकेशंस क्या है, ये आपके पास डिफरेंट इसकी हेडिंग्स है, डिफरेंट पॉइंट्स है, वो हम सेपरेट करेंगे। ठीक हो गया जी, और ये आपका पास होगा ओसी में, ठीक है, प्रैक्टिकल में। ओके जी, एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन अप टू दिस
आप लोगों के पास एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कंप्लीट है। इसके जनाब के लिए आप लोगों ने ट्रीटमेंट तक बात कर ली है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपके पास डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है। तो थैंक्स फॉर योर अटेंशन, लेक्चर इसको वाइंड अप कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिनिकल साइंस गायनेकोलॉजी। क्लिनिकल साइंस में आप गायनी स्टार्ट कर चुके हैं जी CK2 से, प्लस आपका प्लान से इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में लेक्चर आप लोग याद करेंगे जो मेन मेन पॉइंट होंगे, ठीक है। तो हेडिंग दे दें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग अलोंग, आप लोगों ने इसको करना है एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के, ठीक है। तो लिखें प्लीज डिसफंक्शनल डिसफंक्शनल यूट्राइन यूट्राइन ब्लीडिंग। अब डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग को अगर आपसे कोई पूछे सिंपल फॉर्म में क्या कहते हैं, तो इसको आप लोगों ने ना हार्ट के जो नॉर्मली साउंड आप लोगों ने सुने हैं ना, वैसे वो साउंड लब डब, हाँ जी क्या ख्याल है, लब डब। तो इसमें से आपके पास क्या बनता है, डब बनता है कि नहीं बनता, क्या ख्याल है, डब। ये डब आपके पास याद रखना है। डब मीन क्या है, अब देखें, अब AUB, अब मीन एब्नॉर्मल यूट्राइन, डब मीन डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। अब इसमें मतलब कि आपके पास डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो लिखे ना इसकी मतलब नंबर 1 पे डेफिनेशन कि ये है क्या है, इसका अपना तारफ क्या है, ये कैसे हम याद रखेंगे। तो लिखें एब्नॉर्मल, जनाब अली, abnormal menstruational, लिखें abnormal menstruational bleeding, abnormal menstruational bleeding of any type, of any type। अब any type देखें, अब मैंने लिख दिया any type। भाई abnormal menstruation bleeding में आपके पास डिफरेंट हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, अगर आपको याद हो। असेस द एक्सटेंट ऑफ ब्लीडिंग आप लोगों ने किए थे, रिकॉल कर लें, मैं बस रिकॉल करने लगा हूं। ये जो है ना आपके पास, ये जो एनी टाइप ऑफ, यहाँ पे मैं रिकॉल करने लगा। आपने बात की जनाब अली ओलिगोमेनोरिया की, ओलिगोमीनूरिया की आप लोगों ने बात की, ठीक है। फिर जनाब अली आप लोगों ने बात की इसमें पोलीमिनूरिया की, क्या ख्याल है, पोलीमिनूरिया की टाइप हो सकती है पोलीमिनूरिया। फिर आप लोगों ने बात की मिनूरिया की, क्या ख्याल है जी, मिनूरिया आप लोगों ने पढ़ा। फिर आप लोगों ने पढ़ा जनाब अली मेट्रोरल्जिया, मेट्रोलजिया की आप लोगों ने बात की, मेट्रोलजिया। अब इनके जो डेफिनेशन है मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने बात की मीनोमेट्रोलजिया, क्या ख्याल है जी, मीनोमेट्रोलजिया। तो ये आप लोगों ने सारी की सारी वो टाइप्स हैं जिनमें अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है, ठीक हो गया। ये आप लोगों को पता है। मतलब क्या कि जो पोलिमिनूरिया, इसमें फ्रीक्वेंट आपके पास मेंस्ट्रुएशन जनाब लेस देन 120 डेज साइकिल में। मेनोरेल्जिया में इंक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लो मोर देन 80 ml, या फिर आपके पास आपने पढ़ा था कि मोर देन 8 days आपके पास फ्लो होगा। मेट्रोलजिया में क्या था, ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, ठीक हो गया। मीनोमेट्रोलजिया का मतलब एक्सेसिव एंड इरेगुलर ब्लीडिंग थी। ये आप लोगों ने सारी सारी बातें की हुई हैं। अब बात करते हैं जी आगे, एनी टाइप विदाउट, लिख लें प्लीज, विदाउट एनी, विदाउट एनी रिकॉग्नाइजेबल, विदाउट एनी रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज एबल, रिकॉग्नाइजेबल जनाब अली लोकल, लिख लें प्लीज, लोकल या फिर सिस्टेमिक पैथोलॉजी। अब भाई किसी किस्म की ना तो आपको सिस्टेमिक पैथोलॉजी मिली है, ना कोई लोकल पैथोलॉजी मिली है, हाँ लेकिन ये जरूर है कि abnormal menstruation ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। मतलब काज आपके पास एक तरह से अननोन है। आपने क्या किया देखें, किसी भी तरह का, अब किसी भी तरह की जनाब अली abnormal menstruation ब्लीडिंग हो, आप उसको डब कह सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसमें आपके पास किसी भी किस्म की रिकॉग्नाइजेबल ना तो लोकल ना सिस्टेमिक आपके पास क्या हो, पैथोलॉजी हो, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप जनाब अली आइदर जितनी मर्जी उसकी हिस्ट्री ले लें, एग्जामिन कर लें, फिजिकल एग्जामिन करें, आप उसका डायग्नोज करें, लेकिन काज आपके पास स्टिल अनसर्टेन, अनक्लियर है, अननोन है, तो देन यू कैन से हाँ जी डब। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी आगे बात कर लेते हैं। देखें मतलब कैसे, मैं आप लोगों को रिकॉल करने लगा। पेशेंट मेनोरेल्जिया के साथ आपके पास प्रेजेंट करी, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, पेशेंट आई मेनोरेल्जिया के साथ। मेनोरेल्जिया डॉक्टर साहब को पता है कि जिसमें ब्लड फ्लो जो है मोर देन 80 ml पर साइकिल लॉस हो रहा है, और साथ में ब्लीडिंग, या फिर दूसरी बात यह है कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का मतलब डॉक्टर साहब को पता है कि जनाब पहले मोर देन 8 days है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो पेशेंट को पता है ये तो मेनोरेल्जिया है, लेकिन
हमारे डॉक्टर साहब के माइंड में उस टाइम कुछ काजिज आएंगे, डॉक्टर साहब सोचेंगे कुछ सिस्टेमिक के बारे में, उस टाइम डॉक्टर साहब सोच सकते हैं प्लेटलेट्स के, सोच सकते हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी, डॉक्टर साहब क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में सोच सकते हैं, डॉक्टर साहब डिफरेंट मतलब पॉलिसी के बारे में सोचते हैं, डॉक्टर साहब मतलब कि लोकल काजिज के बारे में सोच सकते हैं कि यार शायद अंदर ही कोई मसला ना हो। अब डिफरेंट काजिज होते हैं, डॉक्टर साहब ने क्या किया, हिस्ट्री ली, एग्जामिन किया, डायग्नोज किया, कुछ भी ना मिला, लेकिन काज तो कोई भी नहीं मिला। अब इसको क्या कहना है, अब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग तो हो रही है, अब उसमें मेनोरेल्जिया, मतलब इसी तरह आप उसको फिर क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब उसको डायग्नोस कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे कि भाई ये पेशेंट डब के है। अब डब में क्या होता है देख लें आगे, ये पेशेंट मेनोरेल्जिया के साथ भी आ सकते हैं, मेट्रोरेल्जिया के साथ भी आ सकते हैं, पोलीमेनोरिया के साथ भी आ सकते हैं, ओलिगोमेनोरिया के साथ भी आ सकते हैं, बट विद एब्सेंस ऑफ एनी रिकॉग्नाइजेबल पैथोलॉजी। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों को इसको डब कहते हैं। तो डब को रूल आउट करने से पहले आप अक्यूट मतलब कि डिफरेंट जो है ना चीजों के बारे में सोचते हैं, फिर आगे आप प्रोसीड करते हैं। अगर इस केस में कोई काज आपको जनाब नहीं मिलता तो आप लोग सिंपल सिंपल लेबल कर देना, जिसमें भी आप लोगों ने अभी टाइप्स पढ़ी ना, मतलब कि एनी टाइप ऑफ abnormal menstruation ब्लीडिंग, तो भाई उसको आपने डब कहना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी लिखें इसकी पैथोजेनेसिस, ठीक है। ये तो अभी मैंने बताया कि डब आप कहते किसको हैं, आज के बाद अगर आपसे कोई डब पूछे ना तो आप लोगों ने इसको ऐसे मतलब कि रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रेजेंट करना है। अब लिखें जनाब अली पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस नंबर 2 पे लिख लें जरा, पैथोजेनेसिस ऑफ द डब, पैथोजेनेसिस ऑफ द डब। अच्छा यार, ये जो डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग है ना, याद रखिएगा, पहली बात तो ये है कि डब, ये आपके पास जो है पैथोजेनेसिस है ना, आप लोगों ने अभी बात की कि ये अननोन, ठीक है, डब ऑफ अननोन इटियोलॉजी, याद रखिएगा, अननोन, अननोन इटियोलॉजी, इसमें कोई इटियोलॉजी का आप लोगों को इतना कोई खास नहीं पता, लेकिन ये आप एक तरह से कुछ हाइपोथेसिस हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए उन फीमेल में आपके पास हो रही होती है डब, उन फीमेल में हो रही होती है जहां पे नंबर 1 डब कैन बी, डब कैन, डब कैन बी देयर वेयर, ये मैं अपने से आपको लिखवाने लगा ताकि आप वेयर इंक्रीज, या फिर डब कैन बी प्रेजेंट विद, प्रेजेंट विद, या फिर डब कैन बी देयर वेयर जनाबेली इंक्रीज, नंबर 1 इंक्रीज प्रोडक्शन, लिखें प्लीज, लिखें वेयर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इंक्रीज, देखें डब कैन बी देयर वेयर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि रिकॉल कर लें जनाबे अली पी जी E2 का फंक्शन। अच्छा रिकॉल कर लें PGE2 का जो फंक्शन है ना वो क्या था। देखिए PGE2 जनाब अली ये वैजो डायलेशन करवाता है ना, हाँ जी, लीड टू वैजो, वैजो सॉरी वैजो डाइलेशन, लीड टू वैजो डायलेशन। अब वैसोडाइलेशन देखें, एंडोमेट्रियम जो लेयर है, एंडोमेट्रियल वेसल आपके पास डायलेट होती है इसके PGE2 की वजह से, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड जो है ना वो आपके पास मतलब के एक्सेसिव जो आपके पास मतलब जो ब्लीडिंग है ना वो आपके पास जारी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सॉरी जारी रहती है, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। इसकी वजह से भी PGE2 की वजह से वैसोडाइलेशन होती है, एंडोमेट्रियल की वेसल जो है वो डायलेट करती है, जिसकी वजह से ब्लड आपके पास एक्सेसिव ब्लीडिंग आपके पास जारी रहती है, तो ये भी काज है, ठीक है, एक तरह से। उसके बाद उन फीमेल में हो सकता है ये डब के जिन में इंक्रीज प्रोडक्शन, लिखे प्लीज, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास I2। अच्छा ये इसको इसको भी रिकॉल पे लिखे, रिकॉल कर लें, ये आपके पास जो पॉइंट है रिकॉल वाले हैं, PGI2 आपके पास है प्रोस्टासाइक्लिन, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्रोस्टा, लिख लें प्लीज, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन। अब जो प्रोस्टासाइक्लिन है ना, लिखें प्लीज, प्रोस्टासाइक्लिन
साइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन का आप फंक्शन लिख लें, इसका जो फंक्शन है लीड टू, हाँ जी, लीड टू जनाबे अली इनहिबिट इनहिबिट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन। यार मुझे खुद बताएं, जब प्लेटलेट की एग्रीगेशन आप लोग जनाबेली इनहिबिट कर देंगे तो क्या ब्लीडिंग रुकेगी? नो, नहीं रुकेगी। तो ये भी जिन वो फीमेल्स जिनमें PGI2 का लेवल इंक्रीज होता है ना, उनमें भी ब्लीडिंग के ये चांसेस हो सकते हैं। एक पैथोजेनेसिस है, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, उन फीमेल में डब का इशू ज्यादा हो सकता है जहां पे इंक्रीज लिख लें, इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल जनाबे अली लाइसोसोमल लाइसोसोमल एंजाइम एंडोमेट्रियल लाइसोसोमल एंजाइम। अब ये जो लाइसोसोमल एंजाइम है ना, ये एंडोमेट्रियल लेयर की क्या करता है, मतलब कि ब्रेक डाउन करवाता है। इससे एंडोमेट्रियल की ब्रेकडाउन होती है। जब एंडोमेट्रियल की ब्रेकडाउन होती है तो आपको पता है वहां पे वेसल्स भी है, स्पाइरल आर्टरी है, तो वो ब्लीड करती है। तो बाज कहा तो जहां पे लाइसोसोमल एंजाइम की इंक्रीज होगा वो ब्रेकडाउन करवाता रहेगा, तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ये भी आप लोगों के पास पैथोजेनेसिस में आता है। फिर नेक्स्ट उन फीमेल में आपके पास होता है जहां पे एंडोमेट्रियल की जो रीजनरेशन है ना, एंडोमेट्रियल जो आपके पास वास्कुलर पोलिफ्रेशन है, वो मतलब कि डिले हो जाए। तो लिखें कि जनाब अली नंबर 4 पे लिख लें, डिले इन एंडोमेट्रियल रीजनरेशन, डिले इन एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल जनाब अली डिले इन एंडोमेट्रियल रीजनरेशन एंडोमेट्रियल। देखे ना, अगर किसी को मेंसेस हुई है उसके बाद एंडोमेट्रियल की क्या होती है, रीजनरेशन होती है ना। फिर अगर किसी की ये डिले हो जाती है, फिर अगर किसी की डिले हो जाती है किसकी वजह से, ड्यू टू जनाब अली ड्यू टू डिले इन वास्कुलर पोलिफ्रेशन, वास्कुलर एंडोमेट्रियल वास्कुलर पोलिफ्रेशन, ऐसे लिख लें, एंडोमेट्रियल वास्कुलर पोलिफिरेशन, एंडोमेट्रियल वास्कुलर पोलिफिरेशन। तो ये एक तरह से आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। वास्कुलर पोलिफिरेशन के लिए एक याद रखिएगा, एक यहाँ पे ना नोट लिख लें, इंपॉर्टेंट बात है ये भी। ये जो वास्कुलर एंडोमेट्रियल की वास्कुलर पोलिफिरेशन है ना, इसके लिए आप लोगों के पास एक रिलैक्सेंट है। रिलैक्सेंट आप लोग मतलब कि यूज करते हैं, वो इंशाल्लाह आगे आप लोग बात करेंगे इसकी। अच्छा, कुछ ऐसे भी आपके पास पॉइंट्स हैं, मतलब जिनमें ना ऐसी फीमेल जिनमें एक्सेसिव फिब्रिनोलाइसिस होती है, फिब्रिनो जिन है ना आपके पास, तो जिनमें फिब्रिनोलाइसिस ज्यादा होती है उनमें भी ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक्सेसिव लिख लें, एक्सेसिव फिब्रिनोलाइसिस। तो भाई ये भी एक तरह से इनके इन पॉइंट्स के बारे में आप लोगों ने सोचना है, ठीक है। और यही आपके पास है पैथोजेनेसिस में, जो कि डब की अंदर आती है। अब लिखें नंबर 3 पे जो आपने पॉइंट करना है, वो आपके पास है टाइप्स। इसकी ना आगे है टाइप्स, तो लिखें टाइप्स ऑफ डब, टाइप्स ऑफ डब। डब की जो टाइप्स है ना, वो आप लोग उसकी बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी टाइप्स हैं जो आप लोग जिनको आप जानते हैं डब के कंसेंट के साथ। इसकी 2 टाइप्स है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक है ओवुलेटरी, ओवुलेटरी डब, ओवुलेटरी डब, ठीक होगा जी। एक आपके पास है एन ओवुलेटरी, एन ओवुलेटरी आपके पास जनाब अली डब, एन ओवुलेटरी डब, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओवुलेटरी डब है और एन ओवुलेटरी डब। अच्छा, फिर इसमें क्या है, देखिए ओवुलेटरी जो डब है इसमें पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें ओवुलेशन तो हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, ओवुलेशन। जी ये ले याद, हाँ जी, लिख लिया, बताइएगा प्लीज जरा। ओके, अच्छा देखें, ये जो टाइप्स है ना, इसमें एक ये ओवुलेशन। अब आप लोग मुझे बताएं ओवुलेशन कब होती है, ऑन द डे ऑफ 14 भाई, जिसमें एग रिलीज होता है। तो ये आप लिख लें कि 40 डे पे, 40 डे, डे 40 या 14 डे पे ओवुलेशन आपके पास इसमें होती है, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, जो मेन पॉइंट है ये कभी नहीं भूलना, इसके अंदर ये स्टार पॉइंट है इसका, ये स्टार पॉइंट है कि इसमें क्या होता है कि मिड में आके ना, मिड साइक्लिक पेन, मिड साइकिल पेन होती है। तो ये आपके पास एक मेन पॉइंट। फिर आपके पास है रेगुलर, इसमें साइकिल होता है। इसमें क्या होता है, रेगुलर साइकिल होता है।
ये 2-3 पॉइंट है जो इसमें ओवुलेटरी डब में आप लोग जानते हैं, ठीक है जी। और फीमेल आपको ये बताएगी, ठीक, मतलब कि पेन की बहुत ज्यादा रेगुलर साइकिल का अगर आप पूछेंगे। अच्छा, इसमें एन ओवुलेटरी का मतलब ये है कि इसमें ओवुलेशन तो होती नहीं है, इसमें ओवुलेशन देखें जो है ना ओवुलेटरी, इसमें ओवुलेशन तो हो रही होती है, और ओवुलेशन जिस भी फीमेल में हो रही होती है ना, इसमें मिड साइकिल पेन जरूर मौजूद होती है। ये पॉइंट नहीं भूलना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक होगा जी। अब आते हैं आगे, बात कर लेते हैं एन ओवुलेटरी डब। एन ओवुलेटरी डब में क्या है कि इसमें नो ओवुलेशन, लिखें जरा, नो ओवुलेशन। बाकी आगे बातें करते हैं। इसमें तो भाई ओवुलेशन ही नहीं होती, ठीक है, इसमें ओवुलेशन नहीं होती, तो नो मिड साइकिल पेन, इसमें कोई मिड साइकिल पेन भी नहीं होगी। इसमें साइकिल क्या होंगे, इरेगुलर, हाँ जी, इरेगुलर जनाबे अली साइकिल होंगे, इरेगुलर साइकिल होंगे। तो ये आप लोगों को, अच्छा इसमें ना याद रखिएगा, एनोवुलेटरी डब जो है ना, इसमें हर साइकिल में ओवेरियन फॉलिकल आपके पास मैच्योर होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। इन ई साइकिल, इन विच इन विच इन ईच साइकिल, हर साइकिल पे, इन ईच साइकिल ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकुलर विल मैच्योर, विल मैच्योर, ये मैच्योर होंगे। ये मैं आप लोगों को क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, विल मैच्योर, लेकिन ओवुलेशन नहीं होती भाई, ओवुलेशन नहीं होती। देखिए 1 से लेके 5 तक तो एफएसएच ने काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद 40 तक आपके पास एस्ट्रोजन ने काम किया। ऑन द डे ऑफ 14 आपका एलएच ने काम किया। फिर आगे मतलब कार्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरोन वगैरह रिलीज होगी, ठीक है। बातें बात की आ जाती है ये एस्ट्रोजन। अब मुझे एक बात बताएं, जब भाई आपके पास फोलिकल की, ओवेरियन फोलिकल की मैचुरेशन होगी, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, मुझे एक बात बताएं। बट लिखें, बट मैच्योर, मैच्योर ओवेरियन, ओवेरियन फोलिकुलर, ओवेरियन फोलिकुलर विल नॉट, विल नॉट रैप्चर। भाई ये रैप्चर नहीं होगा, मतलब क्या कि ये ओवुलेट नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आप लोगों से पूछूंगा, जब ओवुलेशन नहीं होगी तो इस फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा। मुझे एक बात बताएं, इस फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, जिसमें ओवुल, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल विल बी हाई। भाई आपके पास रिजल्ट क्या होगा, इसमें रिजल्ट क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन लेवल विल हाई। एस्ट्रोजन लेवल क्या आपके पास होगा, विल हाई। इसमें एस्ट्रोजन आपके पास क्या होगा, हाई होगा। फिर सुन लें, अब देखें, अब और याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इस फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा, और एस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से ना, दे कैरी इंक्रीज रिस्क ऑफ द सर्टन एस्ट्रोजन डिपेंडेंट malignancy। बहुत सारे आपके पास क्या होंगे, मतलब कि कैंसर होंगे। बस रिजल्ट एस्ट्रोजन लेवल विल हाई। अब याद रखिएगा, इस फीमेल में ना एस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से इंक्रीज ड्यू टू, लिख लें, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन, ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन, increase increase due to high estrogen, due to high level of, level of estrogen increase risk of, risk of certain, लिख लें प्लीज, certain estrogen, certain estrogen dependent malignancy या कैंसर्स। आपके पास बहुत सारी malignancies होती हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये एक नोट लिख लें, एक साइड पे लिखें, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स। एस्ट्रोजन, ये आपको पता होना चाहिए, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कैंसर, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कौन कौन से हैं एस्ट्रोजन डिपेंडेंट जो कैंसर है, आप लोगों को पता है कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर जनाब अली, एक तरह से आपको पता होना चाहिए। आपके पास एंडो, ये आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एंडोमीट्रियल जनाब अली कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये दो ऐसे कैंसर हैं जो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, और आप लोगों को इसका पता।
तो ये थी इसकी टाइप्स, और आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। आप लोगों ने डब में अभी तक क्या पढ़ा, इसकी एक तरह से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है, उसकी पैथोजेनेसिस की बात की है, उसकी टाइप्स की बात कर ली। अब बात आ जाती है डायग्नोस हिस्ट्री। आप लोगों को पता है, हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिन करेंगे, डायग्नोस करेंगे। आप एटियोलॉजी ऑलमोस्ट अननोन है, बाकी आप डिफरेंट मतलब के डायग्नोसिस ऐसे कर लेते हैं। इसमें करने के बाद आप लोग सीधा चले जाते हैं ट्रीटमेंट पे। अब ट्रीटमेंट इसके बाद करेंगे। ठीक हो गया जी? क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज?